नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाई अंकित में। आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसीज आ चुकी हैं और ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है, उसके लिए फॉर्म फिलअप होने चालू हो गए हैं, जिसका आखिरी डेट है 13 अक्टूबर। और वहीं जो अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी आई है, उसके लिए 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। और वहीं अगर हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें, तो मैं आपके लिए हर एक टॉपिक वाइज, जैसे अभी पॉलिटी के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चालू की है, उसमें ये दूसरा वीडियो है। वैसे ही अलग अलग टॉपिक वाइज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस लाता रहूंगा। जैसे ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन की एक सीरीज है, फिर ऐसे ही 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। जितने भी मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, उतने आने वाली एग्जाम के लिए हम कवर करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। या फिर इसी के बेसिस पे हम ये भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्या होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा पार्ट 2 है। पॉलिटी के 50 क्वेश्चन आज भी हम देखेंगे। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगभग 99% लोग चैनल सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। अगर कुछ इसमें गलती है या कुछ सुधार करना है वीडियो में, तो भी आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ, माफ करना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर आप जाकर इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 2021 डेट लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, 2019 का एग्जाम लेट हुआ था, इसलिए यहाँ पर 2021 बताया गया है। किस शिफ्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सी डेट को, ये यहाँ पर मैंने रेड कलर में लिख दिया है। तो वो हर एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा रेड कलर में। तो आपको समझ लेना है कि वो कौन सी शिफ्ट में और कौन से डेट को पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य जब बने तो वो कौन सा साल था, यानी कौन से साल महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को बनाया गया था। ठीक है, मुझे लगता है बहुत लोगों को आंसर पता होगा। जिन्हें नहीं पता है वो समझ लीजिए कि ऑप्शन डी 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों को बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूं कि 1960 में फर्स्ट मई या 1 मई 1960 को जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उसमें से इन दोनों राज्यों को अलग कर दिया गया था। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को एक ही दिन अलग किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों को बना दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये हो जाएगी कि गुजरात का अगर मैं बोलूँ तो पहला सीएम कौन था, तो वो जीवराज मेहता थे। और महाराष्ट्र के यशवंत राव चौहान थे। ठीक है, ये आप एक फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। हो सकता है पूछ ले कि गुजरात राज्य के पहले सीएम कौन थे या महाराष्ट्र राज्य के पहले सीएम कौन थे। इसी बेसिस पे आपको ये भी याद रखते हुए चलना है कि करंट सीएम दोनों राज्यों के कौन है। ठीक है, तो क्या होगा, एक आपका क्वेश्चन प्रिपेयर होते चलेगा, करंट का भी और यहाँ पर एक स्टैटिक तो हो ही रहा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले यानी फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम क्या होता है, जो कार्यवाहक होता है, यानी किसी के अनुपस्थिति में, अगर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा तो उसे कार्यवाहक या एक्टिंग पीएम बोलते हैं। तो वो कौन थे जो पहले थे और एकमात्र हैं, सिर्फ उनके बाद कोई बना नहीं है। तो वो थे ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा जी। अब ये कब बने थे, देखिए क्या है ना कि ये 2 बारी बन चुके हैं, 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। फर्स्ट टाइम कब बने थे, देखिए जब जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था। कब, 1964 में, तब बने थे। और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था। कब, 1966 यानी 1966 और 1964 में ये 2 बारी कार्यवाहक यानी क्या, एक्टिंग पीएम बन चुके हैं। और दोनों बार इनकी अवधि क्या थी, 13-13 दिन के लिए इन्हें बनाया गया था। ठीक है, ये इनके ऊपर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो गुलजारी लाल नंदा जी ये कार्यवाहक पहले और सिर्फ एक ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं भारत के। अब इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1977 में, 1977 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, ये चीजें आप नोट करते हुए मेरे साथ चलेंगे। आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कौन सा अनुच्छेद है
जो संसद को संविधान में संशोधन यानी कोई अमेंडमेंट करना हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 368 सभी को पता है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पर देखिए वर्तमान बोला गया है, लेकिन अब वर्तमान बदल चुका है। ये उस समय की बात हो रही थी 2021 की, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये, उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ये करंट अफेयर आप कह सकते हैं, इसको आपको क्या कहते हैं, स्टैटिक और करंट दोनों से जोड़ के मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय एस ए बोबड़े जी थे, एस ए बोबड़े, उनके पहले कौन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उस समय एस ए बोबड़े थे, उनके पहले कौन था, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया है। तो ये देखिए एस ए बोबड़े जो थे, एस ए बोबड़े वो 47th सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। तो उनके पहले की बात की जाए तो 46वें पूछा गया है। यहाँ पर है रंजन गोगोई, आंसर है। तो रंजन गोगोई कौन से हो जाएंगे? रंजन गोगोई के 46वें सीजेआई हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको लगभग 5 से 6 सीजेआई की लिस्ट याद करके रख लेनी है, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वो आरआरबी एनटीपीसी ही नहीं, चाहे जो भी एग्जाम हो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो 46वें रंजन गोगोई थे। अगर 45वें की बात करूं तो 45वें यहाँ पर देखिए दीपक मिश्रा जी हैं, ये 45th थे। एनवी रामन्ना जो हैं वो 48th हो जाएंगे। 45, 46 और 47 यहाँ पर लिख दिया है मैंने। 48th एनवी रामन्ना हो जाएंगे। सी जो रंजन गोगोई हैं ये 46वें हैं, ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ है। यू ललित जो हैं वो 49th हो जाएंगे। और 50वां जो अभी करंट के हमारे सीजेआई हैं, डी वाई चंद्रचूड़, जिनका पूरा अगर मैं नाम कहूं तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं ये 50वें सीजेआई हैं। अब मुझे बताइए कि 51st सीजेआई कौन हो सकता है? ठीक है, क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसे ही बनाया जाता है। तो आप ये मुझे चेक करके बताइए कमेंट में कि 51st सीजेआई कौन हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका करंट और स्टैटिक दोनों तैयार हो जाएगा। स्टैटिक इस हिसाब से कि इसके पहले अगर कौन था सीजेआई ये पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं, 45वें नंबर का पूछ लिया जाए, 46वें नंबर का, या पीछे के जो 4-5 सीजेआई थे उनमें से अगर कोई पूछे तो आप इसे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 51st यानी 51वां सीजेआई कौन बन सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहली महिला अध्यक्ष, तो आरआरबी का एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है, पहली महिला कुछ बनी हो, पहला महिला किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो या मेडल जीता हो, या महिला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और वो फर्स्ट टाइम हुआ हो, तो ये इनका फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि पहली महिला अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन? लोकसभा की, वो कौन थी? मुझे लगता है पता ही होगा सबको, मीरा कुमार। ठीक है, ऑप्शन बी है। अब मीरा कुमार जी जो थी वो कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष थी, ये अगर मैं आपको पूछूं तो वो थी 15th लोकसभा की अध्यक्ष। 15th लोकसभा यानी 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। 2009 में बनाई गई थी। ठीक है, 2009 में, याद रखना है हमें, यूपीए 2 की गवर्नमेंट जब बनाई गई थी तब। और उनके बाद अगर मैं बोलूँ 16th लोकसभा की अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बनाई गई थी, वो भी महिला ही थी, वो सुमित्रा महाजन जी थी। सुमित्रा महाजन। ओके, ये जब एनडीए की सरकार 2014 में बनी थी तब की हैं। आपसे क्वेश्चन है, इस 17वीं और 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो क्या है, इससे करंट भी आपका बनते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि जो राष्ट्रपति का मृत्युदंड के दोषी को जो क्षमा की जाती है सजा, वो किस आर्टिकल में बताया गया है? इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो जो पार्डनिंग पावर होता है प्रेसिडेंट का, वो किस आर्टिकल में बताया गया है, यानी जो सजा को माफ करता है वो किस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेसिडेंट पर्टिकुलर सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है या उसमें कुछ छूट दे सकता है इस तरीके से, या सजा बदल सकता है। तो वो आर्टिकल आई होप सभी को पता हो, आर्टिकल 72 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। यहाँ पर देखिए प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे, ये पूछे गए हैं। अभी का अगर हाल ही का लोकसभा चुनाव कब हुआ है, 2024 में हुआ है, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहली बार कब हुए थे, तो ऑप्शन ए 1951 और 52 में लोकसभा चुनाव पहली बार हुए थे।
ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा कुछ बताने हैं नहीं। ऊपर आप रेड कलर में डेट और टाइम देख सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से, यानी मूलभूत अधिकार से रिलेटेड है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी सरकारी रोजगार में, सार्वजनिक रोजगार में अगर अवसर की समानता है, ये संविधान में किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में लिखा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता होगा, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में इसे लिखा गया है कि कोई भी इंसान हो, सभी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें समानता, समान अवसर मिलना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्टली आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप, फैक्चुअल क्वेश्चन ही आपको ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बहुत ही कम पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद यानी फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा जहां पर पूछा गया था कि पहली बार लोकसभा के इलेक्शन कब हुए थे, तो 1951 से 1952 की बात की गई थी। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई थी, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर शायद पॉइंट इसको कर दिया है, उसे करेक्ट कर लेते हैं, 1952 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है, उसे भी एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर पूछा गया है कि संसद को बुलाने यानी आहूत करने, शुद्ध हिंदी में अगर बोलूँ, आहूत करने, समन करने और प्रोरोग, प्रोरोग यानी क्या होता है, सत्रावसान जिसे कहा जाता है, सत्रावसान, ठीक है, ये करने का अधिकार संविधान में किसे दिया गया है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, बट इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसे भी थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि समन क्या होता है, प्ररोग क्या होता है, एडजॉर्नमेंट क्या होता है, हिंदी में अगर वही कहूं तो आहूत क्या होता है, स्थगन क्या होता है, आहूत क्या होता है, स्थगन क्या होता है, और प्रोरोग क्या होता है। ठीक है, प्रोरोग क्या होता है, ठीक है। प्रोरोग को क्या कहते हैं हिंदी में, सत्रावसान। ठीक, अब यहां पर देखिए आंसर सबको पता ही होगा, राष्ट्रपति को अधिकार है। और ये कौन से आर्टिकल में है, इसके बारे में भी अगर हम देख लें तो आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 में ये बताया गया है। ये संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी हाउस का, यानी अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा दोनों के सदनों को बुला सकता है, यानी आहूत कर सकता है, समन कर सकता है। ठीक है, तो आहूत का मतलब होता है बुलाना, कब संसद के सदन को बुलाना है ये प्रेसिडेंट कर सकता है, आहूत इसे कहते हैं। स्थगन और सत्रावसान, इन दोनों में ही कंफ्यूजन लोगों को होती है। तो जो स्थगन होता है, जिसे इंग्लिश में एडजॉर्नमेंट कहते हैं, इस बार इसे क्लियर करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो जो स्थगन होता है या जिसे एडजॉर्नमेंट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो सत्र चल रहा है, जो सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, उसे कुछ समय के लिए रोककर फिर से स्टार्ट किया जाता है, तो उसे स्थगन कहते हैं। और वहीं सत्रावसान कहूं अगर, या प्रोरोग कहूं, तो ये होता है किसी सत्र को ही समाप्त कर देना। ठीक है, स्थगन सत्र को कुछ समय के लिए रोक के फिर से शुरू करना, फिर से स्टार्ट करना, लेकिन प्रोरोग का मतलब पूरे सत्र को ही समाप्त कर देना, अब नया सत्र चालू होगा। जैसे अब विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो उसे पहले समन किया जाएगा, सत्र में कुछ कामकाज होंगे, तो उस कामकाज को थोड़े समय के लिए अगर रोका जाएगा तो उसे एडजॉर्नमेंट कहेंगे। और वहीं जब शीतकालीन सत्र को पूरा ही समाप्त कर दिया जाएगा, उसे सत्रावसान या प्रोरोग कहेंगे। मुझे लगता है इसका कंसेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, आर्टिकल 85 में यानी अनुच्छेद 85 में इसके बारे में बताया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अब ये देखिए उस समय का है, तब अलाउड था, बट अब तो ये बंद कर दिया गया है। 104th अमेंडमेंट जो हुआ, 104 जो संशोधन हुआ, उसमें क्या किया गया है कि इस चीज को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन पहले ये था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था, ये पहले बताया गया था। लेकिन 104वां जो संशोधन हुआ है उसमें इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसका बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्टेट का नहीं बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कौन होता है, सभी को पता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, महान्यायवादी जिसे कहा जाता है। ठीक है,
अब इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो अटॉर्नी जनरल जो है इसका आर्टिकल 76 यानी 76 में मेंशन किया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। और वहीं अगर राज्य के स्तर पर देखा जाए, स्टेट के लेवल पर, तो आर्टिकल 165 में इसके बारे में बात की गई है। ये स्टेट लेवल का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी जो करंट अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि करंट जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा, करंट भी एक बार रिवाइज हो जाएगा और स्टैटिक तो मैं करवा ही दे रहा हूं। आगे की ओर बढ़े, यहां पर देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि पहली भारतीय महिला न्यायाधीश बोला गया है, पहली भारतीय महिला जज। यहां पर सीजेआई नहीं बोला गया है, सीजेआई वैसे अभी तक कोई महिला बनी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला सीजेआई नहीं है, जज है, राइट, पर सीजेआई नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? यहां पर देखिए कौन है, फातिमा बीवी जी है, जस्टिस फातिमा बीवी जी। ओके, यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो जो जस्टिस लीला सेठ जी हैं, जस्टिस लीला सेठ जी, ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी स्टेट, स्टेट यानी कि हाई कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठ। और वो हाई कोर्ट कौन सा था? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, प्रदेश का हाई कोर्ट था, उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी जस्टिस लीला सेठ जी। ओके, और वहीं पे अगर बात की जाए, दूसरा ऑप्शन क्या है, एना चैंडी जी, तो ये फर्स्ट जज थे, कहीं किसी भी लेवल पे पहला जज कौन था? तो एना चैंडी जी थे। क्लियर है आप लोगों को? ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़े, यहां पर देखिए कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा जो ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव वाला, ये विधानसभा चुनाव में पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? विधानसभा इलेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, नोटा कब यूज किया गया था? तो वो किया गया था नवंबर 2013 में। ठीक है, अब इस समय मल्टीपल स्टेट्स में इलेक्शन थे, तो वो स्टेट्स हम देख लेते कौन कौन से थे। राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली। इन सभी जगहों पर एक साथ चुनाव थे और यहीं पर पहली बार विधानसभा में पहली बार नोटा का इस्तेमाल किया गया था, नन ऑफ दी अबो, यानी किसी को भी वोट नहीं देना है, जितने भी कैंडिडेट्स वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, नोटा का जो क्वेश्चन है वो इस बार इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार के जो 2024 के इलेक्शन हुए थे उसमें काफी जगहों पर नोटा ने मतलब अच्छे खासे वोट्स पाए थे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी न्यूज में था ये। ओके, दरअसल क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में राज्यसभा में भी नोटा का ऑप्शन अवेलेबल करवाया था। जब राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं ना, तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर भी नोटा डाल दीजिए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उसे बंद करवा दिया। ओके, ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष यानी जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं या कौन उन्हें चुनकर लाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्टली बाय द पीपल यानी लोगों द्वारा होता है क्या? या ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य करते हैं क्या? या राष्ट्रपति करता है? या फिर सिर्फ लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं? अब यहां पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है ना कि हम पार्लियामेंट पर ध्यान नहीं देते, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इतना ही समझ के लोग बहुत सारे इस पे ही टिक कर देंगे। अब पार्लियामेंट में देखिए क्या है ना, राज्यसभा भी आ जाती है, राइट? तो राज्यसभा तो नहीं इलेक्ट करती है किसे? स्पीकर को। तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मुझे बताइए, करंट जो इलेक्शन हुए 2024 के, इसमें एक प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर, ये कौन था इस बार का प्रोटेम स्पीकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्रोटेम स्पीकर कौन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर पूछा गया है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो रिट इशू करने का बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? ओके, मुझे लगता है सभी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल
32 है जहां पे वो रिट इशू कर सकता है, और वहीं हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू कर सकता है। 5 रिट्स हैं, उन सभी का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं रिट्स के बारे में, और अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, और अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब बना था। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कोई दो राय नहीं होगी, सभी को पता है 25 जनवरी 1950 को ईसीआई की स्थापना की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को ही वोटर्स डे भी मनाते हैं, राइट, 25 जनवरी को। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे रिलेटेड क्लियर कर लेते हैं। तो ईसीआई के फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। नाम याद रखना है आपको, पूछ लिया जा सकता है कि पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो सुकुमार सेन जी थे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, और अभी के करंट जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, तो वो है श्री राजीव कुमार जी। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो श्री राजीव कुमार जी करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन जी थे। आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है। 25 नवंबर वोटर्स डे होता है, और वही माफ कीजिए 25 नवंबर मैंने कह दिया, 25 जनवरी, ओके, 25 जनवरी वोटर्स डे होता है, और वहीं 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहीं पर करवा दिए हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा था सारा जो मैंने आपको दे दिया है। आगे की ओर बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा की बात नहीं की गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बताने के लायक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आगे की ओर बढ़ेंगे हम। किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कौन से अमेंडमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है, डीपीएसपी जिसे कहा जाता है, उसे फंडामेंटल के ऊपर तरजीह दी थी। यानी ऐसा बताया गया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे उनको फंडामेंटल से, राइट से ऊपर माना जाएगा। ऐसा भी किया गया था, तो वो किसके जरिए किया गया था, कौन से संशोधन के जरिए, इंग्लिश में कहूं तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रेफरेंस दिया फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो वो अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42वां संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, इस टाइम ये बताया गया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर माने जाएंगे। यानी अगर कोई कानून बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तो वो मान लिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 43rd माफ कीजिए 43rd और 44th जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें धीरे धीरे करके इसे पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स ही सबसे ऊपर होंगे और वो होने भी चाहिए। ठीक है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए फंडामेंटल राइट से, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे तो लगता है कि फंडामेंटल राइट्स ही सुप्रीम होने चाहिए, उससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर रोक लगाने के लिए, यानी उस पर लिमिटेशन के लिए भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक तरीके से ही बता देना कि वो उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत था, जिसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। करंट अध्यक्ष आपको कौन है वो पता है, नहीं पता है तो कमेंट के लिए मैंने आपको बोला ही है, राइट। पहले कौन थे, जीवी मावलानकर जी थे। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिट का नाम आपसे पूछा गया है, तो उसमें एक कंडीशन दी गई है कि उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाना चाहिए, या यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक नहीं है तो गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकते हैं। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि अगर किसी को आपने अरेस्ट किया है पर्सन को, वो इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है या फिर कोई लॉ नहीं बनता है उसे अरेस्ट करने का, कोई सेटिस्फैक्ट्री लॉ नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है वो कौन सा रिट इशू कर सकती है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, हैबीस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके नाम में ही देखिए लिखा है कि बंदी को प्रत्यक्ष सामने लाया जाए। ठीक है, ये 4 रिट है, एक और रिट है, नाम बता सकते हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है,
मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, कौन से स्टेट से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। अब इसके लिए मैंने जो मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो, उसमें पूरे डिटेल में मैंने बताया है कि कौन से कंट्री से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो वो आप जाकर वहां पर रेफर कर सकते हैं, उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फंडामेंटल राइट के लिए? यूएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 8वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं, यानी 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस डाली गई हैं। अब ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाया था, फर्स्ट वीडियो इस सीरीज का, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि एक ही साल जब एग्जाम हुए थे तो अलग अलग शिफ्ट में सेम सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट किए जाएं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको भी इस पर ध्यान देना है, सिर्फ इसे जल्दबाजी में या फिर हल्के में ले नहीं लेना है कि यार चलिए वीडियो देख लेते हैं बस काम खत्म हो जाएगा। इसे आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ओर अगर देखें तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बताई गई हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संविधान के अनुच्छेद के तहत, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बोला गया है? हाँ, आधिकारिक भाषा। इसे ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल कामकाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज किस आर्टिकल के तहत बोला गया है? तो आर्टिकल 36, माफ कीजिए 343, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, आर्टिकल 343 में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 72 पता है, इसी वीडियो में मैंने बताया था आर्टिकल 72 जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, इसी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर वहां पर आर्टिकल पूछ लिया गया था, यहाँ पर आर्टिकल देकर ये किस चीज से रिलेटेड है ये पूछ लिया गया है। सोचिए, एक ही टाइम पे एग्जाम, यानी उस समय अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो शिफ्ट अलग है बट क्वेश्चन सेम, बस एक चीज ऊपर एक चीज नीचे कर दी गई, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया गया और क्वेश्चन को ऑप्शन में दे दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को बताया गया है, यानी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले, देखिए लाइन से पूछ रहे हैं ना, आपको पूछा था एस ए बोबड़े के पहले कौन थे, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं तो उसका आंसर रंजन गोगोई था। अब पूछ रहे हैं रंजन गोगोई से भी पहले कौन थे, मैंने आपको बताया हुआ है रंजन गोगोई से पहले कौन थे, दीपक मिश्रा जी थे। मैंने लाइन से आपको सारे सीजेआईज के नाम, लगभग 6 सीजेआईज के नाम बता दिए हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे घुमा फिरा के ही पूछा जा रहा है, कुछ नया नहीं पूछा जाएगा, फ्यूचर में भी यही चीजें होने वाली हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके आगे पीछे का भी एक बार बस ध्यान दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात की गई है, जो अल्पसंख्यकों के हित की, यानी माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात करता है। सभी को पता होगा आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, माफ करना। आर्टिकल 21 भी आपको पता ही है, राइट टू लिव से रिलेटेड है। ठीक है, अब आर्टिकल 25 से 28 है, यानी आर्टिकल 25 क्या हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। एंड वहीं जो आर्टिकल 29 है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किसके, माइनॉरिटीज के, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक चीज है जो आपको याद करके ही रखनी है, आर्टिकल 14 to 18 इससे रिलेटेड 14 से 18 इक्वालिटी, ये जो फंडामेंटल राइट है इसके तो आपको रटे हुए होने चाहिए। 19 से 22 जो है ये फ्रीडम से रिलेटेड है, 23 और 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, यानी शोषण के विरुद्ध, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समता, हिंदी में भी लिखते चल रहा हूँ। 24 के बाद क्या आ जाएगा, 25 से 28, ये तो रटा हुआ होना चाहिए। 25 से 28 क्या है, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता बोल सकते हो। और बचा क्या, 29 और 30, ये है अल्पसंख्यकों के लिए एजुकेशनल और कल्चरल, यानी संस्कृति और शिक्षा से है। ठीक है, इतना आपको रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो 54242 ये नंबर याद रखना है आपको, अच्छे से याद भी हो जाएगा। ओके, 54242 और 14 से लेकर 30 तक जाता है, तो 14 से 5 अगर करेंगे तो 18 हो जाता है, फिर उसके बाद 4 करेंगे तो 19 से 22 हो जाता है,
फिर 2 करेंगे तो 23-24 आ जाता है, फिर 4 करेंगे तो 25 से 28 आ जाता है, फिर 2 करेंगे तो 29 और 30 हो जाता है। ठीक है, ये नंबर याद रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से आर्टिकल से कहाँ तक। इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फिर आपका रिलीजियस है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ें। यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार की गारंटी भारत के संविधान द्वारा नहीं दी गई है। कौन सा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फंडामेंटल राइट, हाँ राइट हो सकता है वो, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार तो है, राइट टू लिव भी है। आप मुझे ये बताइए कि राइट टू लिव का आर्टिकल नंबर क्या है। व्हाट इज द आर्टिकल नंबर ऑफ राइट टू लिव। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी बताइए, ये सही है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो भी देखा हमने। तो ये जो ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, इसे लीगल राइट बना दिया गया है। ओके, आर्टिकल 300 में इसकी बात की जाती है। ठीक है, ये आपको मुझे लग रहा है समझ गया होगा। आंसर भी देख लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यहाँ पर देखिए कि किस राज्य में लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से क्योंकि इसी बार लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, और आप लोगों से पूछ सकता है अलग अलग राज्यों के नाम देकर कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, या ऑप्शन दे देगा इन चारों में से किस राज्य में इतनी सीटें हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि फला राज्य में कितनी सीटें हैं लोकसभा की। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखा जाए तो मेघालय जो राज्य है, यहाँ पर एक से अधिक टोटल 2 सीटें हैं, बाकी सब में एक एक एक। आगे की स्लाइड में यहाँ पर देखिए मैंने सारे स्टेट्स का लिख दिया है कि लोकसभा की या फिर विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं। एक बार कलर चेंज कर ले तो थोड़ा डार्क होगा तो हमें समझ में आएगा। ये देखिए, ये लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ये असेंबली सीट कितनी, यानी आपकी स्टेट की जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसकी, और ये राज्यसभा की सीटें हैं। जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो उसमें सारी चीजें मेंशन की होंगी, और यहाँ पे स्टेट का नाम है। यहाँ पे ये बताया गया है कि कब से कब तक ये सरकार चलने वाली है, अगर बीच में कुछ अड़चन न आए तो। आंध्र प्रदेश में भी देखिए अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं, तो 21 जून 2024 तक ये चलेगी, 20 जून 2029 तक। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 25 हैं, स्टेट में यानी जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो 175 है, और वही राज्य में माफ कीजिए राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ऐसे ही सारे स्टेट्स के यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर दिल्ली का भी मेंशन किया गया है। राइट, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, लोकसभा की तो रखनी है, असेंबली सीट्स की उनकी भी रखनी है जिनके इलेक्शन 2024 में हुए हैं, और आने वाली वर्ष यानी 2025 के स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने में होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम भी मुझे जहां तक लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, एक जस्ट गेस है कि मार्च तक हो सकते हैं, मार्च या अप्रैल 2025 तक। ये मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा अजम्पशन लगा के कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे पहले के फॉर्म्स जो आए हैं उनके एग्जाम्स भी अभी बाकी हैं। ठीक है, तो 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं उनके उन राज्यों में कितनी सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, स्टेट की हो या राज्यसभा की, याद रखनी है। और स्टार्टिंग के 3-4 महीने में 2025 में जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं उनके भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन यानी कौन सा अमेंडमेंट के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया, यानी कौन सा अमेंडमेंट से सिक्किम को इंडिया में शामिल कर लिया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा 36 अमेंडमेंट यानी 36वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए है इसका। राइट, अब ये जो सिक्किम है ये भारत का 22वां स्टेट बना था। ठीक है, 22वां स्टेट बनाया गया था। इसका जब ये बना तो कौन से वर्ष में बना था, 1975 में। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए काफी है। आगे की ओर बढ़े तो नेक्स्ट देखिए कि इन द यूनिटरी स्टेट्स क्या होते हैं, जहां पे एक सिंगल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो वहां पे कौन सी गवर्नमेंट होती है जो सारे काम परफॉर्म करती है, यानी एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो ऑफ कोर्स जब एक गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे काम करती होगी। ठीक, नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 तक भारत में संविधान के कितने अनुच्छेद हैं। अब देखिए अक्टूबर 2020 क्यों पूछा है, क्योंकि 2021 में एग्जाम हुआ था तो उसके 3-4 महीने तक के बारे में पूछ ले रहा। अगर अब बोला जाए तो भी उतने ही हैं जितने तब थे। तो टोटल 448 आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, अब बोला जाए तो। ठीक है, अब तक जब तक हम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कल को कुछ संशोधन होता है तो अलग बात होगी। तो वहीं पे अगर हम एक बारी पूरा डिटेल देख लें कि पहले कितने थे, तो जब संविधान बनाया गया तो 395 अनुच्छेद आर्टिकल थे, अब ये 448 हो गए हैं। वहीं पर अगर शेड्यूल की बात की जाए, शेड्यूल किसे कहते हैं, शेड्यूल
शेड्यूल कहा जाता है अनुसूची को, हिंदी में अगर लिखूं तो। अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, वो अब जाकर कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। और वहीं पर पार्ट यानी भाग की बात की जाए, पार्ट्स भाग की बात की जाए, तो वो 22 थे, जो अब जाकर 25 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसा भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन में कि पहले जब संविधान लागू किया गया था तब टोटल 8 अनुसूचियां थी जो बढ़कर अब डैश हो चुकी हैं, तो वो 12 हो जाएंगी। पार्ट्स के भी लिए सेम और आर्टिकल्स के लिए भी सेम, जहां पर लिखा गया है उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। संवैधानिक प्रमुख हमेशा राष्ट्रपति है। ओके, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है? यानी राज्यसभा के बारे में कुछ बताया गया है, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है पूछा गया है। ठीक है, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो राज्यसभा इज द लोअर हाउस, लोअर हाउस होता है क्या? नहीं, वो तो अपर हाउस होता है। ठीक है, निचला सदन नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो, यानी पदेन अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं क्या? इसके नहीं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी गलत है। राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। जी हाँ, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बल्कि उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है? तो आर्टिकल है आर्टिकल 360, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 352 की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड है? वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। आपातकाल जब लगाया जाएगा नेशनल इमरजेंसी, तो वो किस में है? वो आर्टिकल 352 में है। 356 जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल पे है, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आर्टिकल 356 में बताया गया है, और 360 में बताया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, यही पहला आपका क्वेश्चन भी था कि उसमें आर्टिकल पूछा गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को संशोधित करना है तो वो किस आर्टिकल में बताया गया है। अब यहाँ पर उल्टा पूछा गया है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो वो संविधान में संशोधन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं तो फटाफट करके आगे बढ़ेंगे। अब भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ विशेषताएं पूछी गई हैं। ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। दूसरा, जजेस टेन्योर, अब क्या जजों का कार्यकाल असुरक्षित होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, उनको पूरा फ्रीडम होती है, वो सुरक्षित होता है। जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्या उन्हें प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर पाता है क्या? नहीं, ये भी नहीं सही है। डिसइंटीग्रेटेड यानी विघटित है क्या? नहीं, इंटीग्रेटेड है, संगठित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका के बारे में संविधान में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए, यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए 2007 में एक कमेटी बनाई गई थी या कमीशन बनाया गया था। तो वो कौन सा कमीशन था, किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? ठीक है, तो वो था एम पुंछी कमीशन, 2007 में बनाया गया था। ठीक है, ये देखिए राजमन्नार कमीशन भी सेंटर और स्टेट के रिलेशन से ही संबंधित है। ओके, अब इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं, जो IAS IPS वाली होती हैं, उसे एबॉलिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। वो PV राजमन्नार जो 1969 में कमीशन बनाया गया था, उनके सजेशन में से एक सजेशन था। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर MM पुंछी हो जाएगा 2007 के लिए। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को कितनी सीट्स मिली थी? यानी अभी जो 2024 में हुई है वो कौन सी है? वो 18वीं है। ठीक है, तो ये 17वीं यानी 2019 की बात की जा रही है, क्योंकि उस समय इलेक्शंस मतलब 2 साल तो हो चुके थे, लेकिन उस समय के लिए हिसाब से ये करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। तो वो 303 सीटें मिली थी। ठीक है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही बारे में पूछा गया है। तो अगर 18वीं लोकसभा में पूछे तो आपको याद कर लेना है 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 99 सीटें कांग्रेस को मिली। हो सकता है अब कांग्रेस के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो याद करके जाइएगा, एक बार नजर मार लीजिएगा आप सभी की नहीं, जो टॉप की पार्टियां हैं उनके सीट्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिए, कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी क्या है कि जो पावर का डिवीजन होता है वो कौन से शेड्यूल में बताया गया है? इसका तो मुझे लग रहा है कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होगी, 7th शेड्यूल में सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर थोड़े तो गड़बड़ है दया।
कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो नहीं, बहुत गड़बड़ है फिर। ठीक है, तो एटलीस्ट सेवेंथ शेड्यूल में बताया गया है किसके, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बीच के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अभी देखिए, ये हमने शायद देखा हुआ है। तो सुकुमार सेन जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, जो 25 जैन 1950 को बताया गया था। तभी इसी क्वेश्चन में मैंने आपको ये करवा दिया था कि सुकुमार सेन जी जो हैं वो भारत के पहले चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक, सुकुमार सेन जी हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? यानी जो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, कहाँ पर संविधान में बताई गई हैं 8वीं अनुसूची में, उनमें से कौन सी भाषा इसमें नहीं है? तो वो कौन सी है? गढ़वाली नहीं है। ठीक है, ठीक, 8 शेड्यूल में इसे नहीं डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कितने सीटों पर चुनाव होता है, इसके बारे में पूछा गया। इसका आंसर है 543 सीटें। ठीक, नेक्स्ट। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी नीति आयोग जो होता है उसके चेयरमैन हमेशा कौन रहेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय, यानी जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें जो लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो कौन सी स्टेट लिस्ट में फॉल होते हैं? ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजें एक बारी ध्यान देनी होगी। अब लोकल इंपॉर्टेंस में ऑप्शन देख के भी आप एक बारी समझ सकते हैं। लोकल इंपॉर्टेंस एटॉमिक एनर्जी है क्या? नहीं भाई, लोकल पूछा गया है तो फॉरेन तो होगा ही नहीं। वेट एंड मेजर्स और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसमें से थोड़ा सा गेस करके आप लगा सकते थे। अब यहाँ पे देखिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत वेट एंड मेजर्स के। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं होता तो भी आप ये दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर देते। वेट्स एंड मेजर्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है। तो लोकल इंपॉर्टेंस के लिए जो स्टेट लिस्ट है उसमें इस ऑप्शन के हिसाब से पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आर्टिकल के बारे में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने विचारने की बात नहीं है। आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़े। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है? अभी मैंने आपको बताया ही था कुछ क्वेश्चंस के पहले। आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। 19 से 22 कौन सी है? फ्रीडम के बारे में हो जाएंगी। 25 से 28 कौन सी है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो जाएगा, राइट। 23-24 कौन सी है? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट बताया गया है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में बात करता है? ठीक, तो मनी बिल के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो आर्टिकल 110। अब मुझे एक चीज बताइए कमेंट करके कि मनी बिल डिसाइड कौन करता है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा? प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, स्पीकर, ऑप्शन भी बता रहा हूं, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर? कौन होता है बताइए जो डिसाइड करता है कि भारतीय अभी जो धन विधेयक है, कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है, जो आर्टिकल 110 में बताया गया है? इसका कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अगर आपको मान्यता प्राप्त करनी है तो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसे कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में कितने प्रतिशत सीटें जितनी होती हैं, 3 अलग अलग राज्यों में कम से कम कितनी प्रतिशत सीटें वो जीत जाएंगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2% सीटें अगर उसे कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में मिल जाएंगी तो वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाने लायक हो जाएगी। ठीक है, आपको एक टास्क दे रहा हूं, वो करना क्या है, कितनी नेशनल पार्टीज हैं ये आपको देख लेना है। ठीक है, कमेंट नहीं करना है, आप बस एक बार चेक कर लीजिएगा कितनी नेशनल पार्टीज हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा किसी एक सर्कमस्टांसेस में, या फिर अभी देखिए इसका हिंदी नहीं आया है, नहीं डाल पाया है, इसे मैं जब पीडीएफ बनाऊंगा तो हिंदी भी डाल के दे दूंगा, कि लोकसभा और राज्यसभा का जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, पहले आंसर ही आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं।
आर्टिकल 108 में इसके बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 108 जो है उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ज्वाइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो स्पीकर जो होता है, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। पार्ट 3 भी मैं आपको लेकर आऊंगा पॉलिटी का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉलिटी के। हर एक शिफ्ट में अगर आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है पॉलिटी का। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है बनाना, क्योंकि रेलवे में बस 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस जीके के, उसमें कोई सेक्शन नहीं होता है कि ये जीएस जीके का, हम मिक्स होते हैं। तो पहले उसमें से मुझे सारे क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं। जीएस के 40 क्वेश्चन अलग करता हूँ, फिर उन 40 में से कौन से पॉलिटी के हैं ये अलग करने पड़ते हैं, फिर उसके अलग से हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करना पड़ता है। काफ़ी मेहनत के बाद मैं पहले कंटेंट बनाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। तो एटलीस्ट अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फ्री में पूरा कंटेंट मिलता है। इसका पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो 100 क्वेश्चन पॉलिटी के तो आपको प्रैक्टिस के लिए यहीं पर मिल जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कहीं पे और आपको प्रैक्टिस के लिए जाना भी पड़ेगा। ऐसे ही अभी 2 वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिल गए हैं, आगे की और भी वीडियो में तो मुझे लग रहा है कम से कम और भी 100 से 150 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, और भी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।